हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 22 फरवरी 2021 दिन मंडे सोमवार हो गया और जानते हैं, नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छा, 50 बड़े ही काम की महत्वपूर्ण खबरों की सीरीज में पहली खबर आप देख पा रहे कि वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखना अब महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद इस राज्य में भी अब चालान कटेंगे। जी हाँ, दरअसल आपने बहुत सारी गाड़ियों के व्हीकल वाहन के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, जाट या गुर्जर बॉय या शर्मा दी गड्डी या और धाकड़ की गुड़िया। मतलब बहुत सारे, मैं किसी पर्टिकुलर जाति को इंटेंशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो वाहन के पीछे ऐसा कोई टैगलाइन लिखते हैं या जाति सूचक शब्द लिखते हैं, राइट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब गुरुग्राम में भी वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखना महंगा पड़ेगा, क्योंकि सहायक पुलिस आयुक्त रमेश कुमार द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि सभी वाहनों में जाति की पहचान प्रदर्शित करने पर उन्हें दंडित किया जाए। आपको बता दें, नए मोटर व्हीकल एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि आप अपने वाहन पर जाति सूचक शब्द लिखेंगे तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। तो कहने का मतलब सिंपल यही है कि गाड़ी के पीछे स्पेशली नंबर प्लेट पर आप ऐसा कुछ भी ना लिखें, जाति सूचक शब्द, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। लद्दाख एलएसी विवाद पर तमिलनाडु में राजनाथ सिंह बोले कि कोई भी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, कल ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी देश को हमारी सीमा पर एक तरफा कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। वे तमिलनाडु के सलेम में भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा को एक सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने भारत के लिए ये बातें कही। और कल ही आपको पता होगा कि भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत भी हुई और कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई। एलएसी पर तनाव के चलते इंडिया और चाइना के बीच कुल मिलाकर के कल भी बातचीत हुई और शांति तौर से मामले को सुलझाने पर बहस हुई। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। पीएम मोदी भी उसमें शरीक हुए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कल यानी रविवार को आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बैठक को संबोधित किया और इस बैठक में भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यों के प्रभारी व सह प्रभारी भी मौजूद रहे और इस दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी गई। एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। और कहने का मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों, दिन भर चलने वाली इस बैठक का असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और आत्मनिर्भर अभियान और 3 कृषि कानूनों के बारे में भी चर्चा हुई। और बाकी किसान आंदोलन वगैरह को लेकर अभी क्या अपडेट चल रहा है, मैं आपको थोड़े आगे खबर बताऊंगा। हो रहा है अपडेट और मतदान वगैरह भी चल रहा है। देखिए खबर आपकी, गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मतदान किया। गुजरात के 6 नगर निगमों में वोटिंग अभी भी जारी है। जी हाँ, कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद पहुंचकर गुजरात निकाय चुनाव के लिए मतदान किया, यानी कि वोट डाला। अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम के नारनपुर वार्ड में अपना वोट डाला। बता दें कि गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है, जिसके परिणाम की घोषणा 23 फरवरी को आएगी। देखते हैं 23 को रिजल्ट क्या रहते हैं। अपडेट में आपको बता दूंगा डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे साथ बने रहेगा डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर। इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप रोजाना देश भर की काम की खबरों से तुरंत अपडेट रह पाएंगे, है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, और अपन नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां देखिए अपडेट दोस्तों की। पीएम मोदी का ये कहना है कि सिर्फ सत्ता हासिल करना ही बीजेपी का लक्ष्य नहीं है, देश को बड़ा बनाना है प्राथमिकता। जी हाँ, दरअसल कल ही पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा दोस्तों कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता को हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए एक बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे ही ध्यान में रखते हुए भाजपा को अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। तो ये कुछ चर्चाएं और बातें चीजें चल रही हैं चुनावी सीजन के दौर में। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बजट आज आने वाला है। यूपी के सीएम योगी सरकार की तरफ से आज यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि दोस्तों इसमें हर वर्ग को बड़ा ही फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, आज ही सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाला योगी सरकार का 5वां बजट कई मायनों में खास साबित होने वाला है। योगी सरकार प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी और वैसे भी दोस्तों कोरोना काल के बाद यूपी का ये पहला बजट आने वाला है। तो देखते हैं आखिर किस क्षेत्र में योगी सरकार कितना क्या बजट रखती है। एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित और कृषि से संबंधित, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिकल सेवाओं से संबंधित, रोड निर्माण, सड़क ट्रांसपोर्ट वगैरह से संबंधित कितना बजट जो है सरकार पेश करती है, किस किस फील्ड में। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको यूपी बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स भी बता दूंगा आज दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर। ओके, फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबर देखिए दोस्तों की। किसान आंदोलन को अब तक 88 दिन हो चुके हैं और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को और तेज करने की किसानों की रणनीति बनकर तैयार हो रही है। 23 से 27
27 फरवरी तक किसान भाई लोग जो है कई कार्यक्रम करेंगे। यानी कि किसान जो है वो अपने आंदोलन का एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए कुछ डेट शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। 23 फरवरी को किसान भाई लोग जो है वो पगड़ी संभाल दिवस के रूप में किसान आंदोलन करेंगे। 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस, 26 फरवरी को युवा किसान दिवस और 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस। ये प्लानिंग और कार्यक्रम बना रहे हैं किसान भाई लोग। वहीं दोस्तों राकेश टिकैत जो कि किसानों के नेता, उन्होंने भी आंदोलन को एक नई रूपरेखा के रूप में बनाया है, उनके आगे की तैयारी किया है। तो दरअसल अब सर्दी का सीजन खत्म हो रहा, गर्मियों में भी आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब सभी टेंट में एसी वगैरह लगाए जाएंगे। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा, जिसमें वो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही तैयारियों के बारे में भी बताते हैं। और उनका ये कहना दोस्तों की गर्मी के सीजन में सभी टेंट हाउस वगैरह में एसी और कूलर, पंखों वगैरह का इंतजाम भी किया जाएगा। अगर बिजली का इंतजाम सरकार नहीं करती है तो वो जनरेटर भी लाएंगे, तेल वगैरह भी गाँव से लेकर आएंगे। तो ये कई सारी प्लानिंग चल रही है। और इसके अलावा राकेश टिकैत ने किसान भाई लोगों से ये अपील भी की है कि दिल्ली बॉर्डर से लेकर हरियाणा तक किसान भाई लोग लगातार सक्रिय हैं, एक्टिव हैं राकेश टिकैत के नेतृत्व में, है ना। और ऐसे में राकेश टिकैत ने लोगों से एक नजर अपने खेतों पर और एक नजर दिल्ली पर रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि विश्व में हो रहे बदलाव के साथ हम लोगों को भी तकनीकी रूप से दक्ष होने की जरूरत है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के दोस्तों किसान भाई लोग जो अपने आंदोलन को खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार को जरूर चाहिए कि किसानों के साथ कोई न कोई सामंजस्य तालमेल बिठाए, जिससे कि किसान भाई लोग सहमत हो सके, सेटिस्फाई हो सके, संतुष्ट हो सके और किसानों की समस्या भी सोल्व हो सके, है ना। और बाकी देखते हैं अब आगे किसानों और सरकार के बीच बातचीत कब होती है और सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का एक बड़ा फैसला है, पेट्रोल डीजल 1 रुपए सस्ता हुआ। जी हाँ, देश भर में जहाँ दोस्तों पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ रही है और इनकी कीमतों के बढ़ने को लेकर बहस भी जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए ईंधन की कीमतों में कमी का फैसला लिया। हालांकि कमी कोई ज्यादा नहीं हुई है, 1 रुपए की कटौती हुई है। आज रात से ही ये कीमतों में कटौती मानी जाएगी। और बाकी आपको पता होगा हाल ही में असम राज्य और मेघालय राज्य की तरफ से भी पेट्रोल और डीजल पर 5-5 रुपए तक की कटौती की थी, वेट टैक्स वगैरह में कटौती करके। तो देखते हैं और भी कौन से राज्य सरकारों की तरफ से राहत दी जाती है और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा जरूर DLS न्यूज पर। वैसे पेट्रोल डीजल की बात हो रही तो कल मैंने आपको एक ऑफर बताया था दोस्तों कि अगर आप HDFC के क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल वगैरह भरवाते तो हर साल 50 लीटर पेट्रोल फ्री मिलने का कुछ ऑफर वगैरह मैंने आपको बताया था, राइट। वैसा ही आज एक और ऑफर भी आ रहा है, इंडियन ऑयल और सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में ऑफर है ये। जी हाँ, दरअसल कहने का मतलब अगर आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में स्वाइप करके पेट्रोल डीजल वगैरह भरवाते हो ना, तो आपको हर साल 70-71 लीटर पेट्रोल डीजल जो है वो फ्री में मिल सकता है, क्योंकि वही सिटी बैंक के कार्ड के ऊपर आपको फ्यूल खरीदने पर रिवार्ड पॉइंट वगैरह मिलते हैं, जिनके तहत आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ओके, और चलिए साथ ही फिलहाल नजर डालें अगली खबर में। देखिए अपडेट आपकी दोस्तों, दिल्ली से जयपुर के बीच जल्द ही हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें चलेगी। दरअसल दिल्ली जयपुर के बीच बस सेवा शुरू होने वाली है और वो भी हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली। और कहने का मतलब इससे चलने वाली रहेगी तो जाहिर सी बात आपका किराया थोड़ा बहुत सस्ता वगैरह रहेगा। हालांकि ये बस सेवा जो है वो गो इलेक्ट्रिक अभियान के तहत शुरू की जाएगी। इसका संचालन NTPC के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आम लोगों के लिए राहत की बात है दोस्तों कुल मिलाकर के। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, काम की तलाश में खाड़ी देश जाने वाले लोगों के लिए अलर्ट है। इस देश ने एंट्री पर ही बैन लगा दिया। जी हाँ, अगर आप एक खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्रीज में काम की तलाश में या किसी वजह से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जरूरी खबर आपके लिए। दरअसल कुवैत देश जो है ना, उसने अपने यहाँ विदेशियों की एंट्री पर अगले नोटिस तक के लिए बैन लगा दिया। खबर के मुताबिक कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सोशल साइट पर इस बात की जानकारी भी शेयर की है। खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक कुवैत में बैन को आगे बढ़ा दिया। वजह यही है कोरोना वगैरह के चलते कुवैत देश में फिलहाल कोई भी बाहरी व्यक्ति इंटर नहीं कर सकता, यानी कि विदेशियों के आने जाने की बिल्कुल प्रतिबंधता है। और अगर आप जाते हैं तो क्या जाने की इजाजत ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं मिलेगा वहाँ का, तो फिर जाते हैं तो क्या, कुल मिलाकर के वहाँ आप नहीं जा सकते, ठीक है ना, अभी कुवैत में। और चलिए अगली खबर देखिए, इसरो प्रमुख K7 ने जानकारी दी है कि अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। जी हाँ, इसरो के जो प्रमुख हैं वो बोले दोस्तों कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब साल 2022 में होगा, जो कि पहले प्लानिंग थी कि साल 2020 के अंत में प्रक्षेपित होना था, लेकिन कोरोना की महामारी वगैरह आ गई और भी कई सारे कुछ रीजन बने, कोविड-19 लॉकडाउन वगैरह भी रहे। इसके चलते चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट हैं ये साल 2 साल लेट होने की जा रहे हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक इसरो के लिए हम सभी की तरफ से। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से घटेगा उत्तर भारत का तापमान, कहीं बारिश देखने को मिलेगी तो कहीं सर्दी फिर से बढ़ेगी। जी हाँ, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों देश में भले ही गर्मी का सीजन अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश में तापमान गिर सकता है। कुछ ठंड जैसा माहौल फिर से आपको देखने को मिल सकता है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो सकती है। देखिए संपूर्ण भारत का आज 22 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के साथ कर्नाटक, केरल और इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा के कुछ भागों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात भी देखने को मिल सकता है। तो ये वेदर अपडेट है, मौसम विभाग का अलर्ट है। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में हालात क्या चल रहे हैं मौसम को लेकर कि सुपर पावर अमेरिका पर सर्दी का सितम अभी भी मंडरा रहा। अमेरिका में घरों के पंखों पर भी बर्फ की चादर जम गई। ये तस्वीर आप देख पा रहे, मतलब कि यार दोस्तों किस तरह से, मतलब पंखों के, घरों के अंदर जो पंखे हैं ना उन पर भी बर्फ जम रही है। यार गजब है, मतलब कितनी ठंड अभी पड़ रही है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अमेरिका में कमरे और कारों में कई सारे लोग दम भी तोड़ चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। खाने पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। अमेरिका के हालात देखिए, ये तस्वीर अमेरिका टेक्सास की है। वहां पर पड़ रही सर्दी के चलते घरों में जो पाइपलाइनें लगाई हुई है वो भी फट रही है। छत में दरारें आने से पानी सीलिंग से रिसने लगा। वहीं अमेरिका में बर्फ के तूफान और बिजली कटौती ने वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी रोक रखी है। वहां पर कोरोना का टीकाकरण भी अभी कुछ कम हो गया कुछ दिनों से, है ना। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं देश दुनिया में मौसम के। और चलिए बात करें फिलहाल अपन अगले अपडेट में। देखिए खबर दोस्तों, कोरोना वगैरह को लेकर खबर है। महाराष्ट्र के 5 जिलों में लगा 7 दिनों का लॉकडाउन। शादियों में केवल 25 मेहमानों की इजाजत होगी। आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो लोगों को चेतावनी दी थी कि अभी भी नहीं सुधरे तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। और जिला प्रशासन की तरफ से कई महाराष्ट्र के जिलों में 5 जिलों में लगभग लॉकडाउन जो कल फिर से वापस लगा दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे और इनके प्रकोप को रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई क्षेत्रों में 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आदेश के मुताबिक दुकानें केवल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही संचालित होगी। अच्छा इतना ही नहीं, और देखिए अपडेट आपकी, कोरोना के चलते महाराष्ट्र पुणे में फिर से कोरोना का खौफ है और इसके चलते स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया। रात में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है, यानी कि रात्रि कर्फ्यू फिर से यहाँ पर बढ़ भी चुका है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में 12 घंटे के कर्फ्यू और शादियों में ज्यादा भीड़ पर 1 लाख तक के फाइन की भी तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब राज्य में 12 घंटे का कर्फ्यू लागू करने पर विचार चल रहा है और अगर शादी में कोई 50 से ज्यादा लोगों को बुलाता है तो 1 लाख रुपए तक का फाइन यानी कि जुर्माने लगाने पर भी विचार हो रहा है। हालांकि ये आदेश अभी तक नहीं निकाला, लेकिन इस तरह की अंदरूनी तैयारियां भी चल रही है महाराष्ट्र में। और बाकी अभी जो जहाँ पर नियम बना दिया महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ देखिए आप, वहाँ पर शादियों में केवल 25 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति है। कहाँ पर? अमरावती, अकोला, बुलढाना, वाशिम, यवतमाल, यहाँ पर 7 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया महाराष्ट्र में ही, है ना। तो ये कुछ कोरोना का प्रकोप अभी भी महाराष्ट्र में ज्यादा चल रहा है और इसी मौके पर मुख्यमंत्री भी बोले कि राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी जब तक की स्थितियां सुधर नहीं जाती। और स्थिति अगर और भी ज्यादा बिगड़ती है तो पूरे महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन वगैरह भी लग सकता है। तो ये कुछ प्रिपरेशन चल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा इसके अलावा कोरोना को लेकर और एक अपडेट आप देख पा रहे कि अब एक तो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह का पत्र वगैरह भी लिखा है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। केंद्र सरकार का यह कहना है कि अभी बहुत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाना अभी भी बाकी है और इसलिए टीकाकरण की प्रोसेस को बढ़ाया जाए, इसको रफ्तार बढ़ाई जाए कुल मिलाकर के टीका लगाने की, है ना। अच्छा इसके अलावा कोरोना पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च भी देखने को मिल रही है। देखिए कि अस्थमा मरीजों को कोरोना से मरने का खतरा नहीं है। करीब 6 लाख लोगों पर एक शोध में इस बात का सामने पता चला है कि जो अस्थमा के मरीज है ना, उनको ऐसा नहीं है कि कोरोना से मरने का खतरा उनको ज्यादा है। खतरा मतलब नहीं है, जो सामान्य लोगों को होता है ना वही खतरा इनको भी है। ऐसा नहीं कि इनको, मान लीजिए किसी लोगों को जो अस्थमा है उनको और कोरोना जो है ज्यादा हार्मफुल नुकसान पहुंचा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये भी हाल ही में एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला। इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर का यह कहना है कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ चुका है और इसलिए बेवजह लोग बाग कहीं यात्रा ना करें और खुद सावधानी बरतें। मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों की DLS न्यूज के ऊपर की भी, भले ही कोरोना के कुल मामले भारत में कम हो रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा गंभीर चल रही है। मतलब कि वहां पर कोरोना के मामले अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, इसीलिए तो कि अभी भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के मामले कम होना शुरू कर दें तो हम
हम लोग मास्क ही ना लगाएं, अरे वो कोरोना खत्म हो गया अब कोरोना नहीं रहा वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अभी भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहें और खास करके छोटे बच्चों को वगैरह खाना खाने से पहले इनके अच्छे से हाथ वगैरह धुलाएं, क्योंकि हाथों में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बाकी और खाना खाते समय मुंह के जरिए अंदर जाने की संभावना रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो हर किसी से दिन भर खेलते रहते हैं और इसीलिए आप भी इन रूल्स को फॉलो करें, ठीक है ना। ओके, और बाकी कोरोना के आंकड़े की बात करें तो भारत में देखिए अभी कुल संक्रमितों की संख्या जो 1,10,00,000 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि उनमें से एक्टिव केस 1,47,000 चल रहे हैं, यानी कि इतने केस एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, जिन लोगों का इलाज चल रहा है अभी। जबकि भारत में इस वायरस के कारण कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,56,400 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए आप, एक तो हवाई सफर के नियमों में बदलाव देखने को मिला। कोरोना का कहर बढ़ने से नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया। जी हाँ, अगर आप भी आने वाले दिनों में एयर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ी खास तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो आपको परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इसके पीछे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि कुछ राज्यों ने कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी के चलते कई सारे सख्त फैसले भी लिए हैं। जहाँ एक तो महाराष्ट्र से बेंगलुरु अगर आप फ्लाइट के जरिए जाते हैं तो यहाँ पर भी नया नियम है। कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं इंपोर्टेंट ट्रेवल एडवाइजरी एयर एशिया की तरफ से जारी की गई है। एक तो अब 72 साल से ज्यादा का लोग जो है हवाई सफर नहीं कर सकता है फिलहाल, और भी वगैरह वगैरह जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए, पूरे जुनून से काम करें और निवेश बढ़ाएं उद्योग जगत, ये कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि देश को तेज ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी बनाने में योगदान दें, मदद करें। उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि वह पिछले वर्ष नई कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में कटौती का भरपूर लाभ उठाएं और देश को दुनिया भर में सबसे तेजी से विकास कर रही इकोनॉमी बनाने में संपूर्ण योगदान दें। कल ही उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान देशवासियों को खास करके उद्योग जगत के लोगों को वहां ये संबोधित किया, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, रेलवे को लेकर अपडेट है दोस्तों की राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज से दौड़ेगी लोकल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोगों को भी इससे फायदा होगा। अब ये ट्रेनें कौन कौन से लिस्ट हैं और किस रूट पर चलेगी, तो ट्रेनों का नंबर और रूट वगैरह जानकारी स्क्रीन पर दी हुई है, तो वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, देखिए दोस्तों मौसम के हालातों के चलते एक तो पंडिचेरी में भारी बारिश के कारण स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए और कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी है, जो मैंने आपको शुरुआत में मौसम अपडेट में बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन एक तो मतलब पंडिचेरी में बारिश हो रही, इसके कारण देखिए स्कूल कॉलेज वगैरह बंद किए गए, है ना। स्कूल की सिर्फ कॉलेज नहीं है, सॉरी। और इसके अलावा स्कूल को लेकर और एक खबर आ रही कि बिहार राज्य में भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों बिहार राज्य में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घट रही है और अब ऐसे में बिहार में राज्य सरकार द्वारा बच्चों के स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया। शिक्षा विभाग जो क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। 1 मार्च से इस तरह की स्कूलें खुलने की तैयारी हो सकती है। 1 मार्च से खुल सकती है, कहने का मतलब कुल मिलाकर के, ठीक है ना, बिहार में। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए आप, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक देश एक मानक का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि भारत में वैश्विक मानकों के स्तर पर हो लैब परीक्षण, तो ये भी तैयारी वगैरह चल रही है। अच्छा, बाकी सरकारी नौकरी को लेकर एक अपडेट आप देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में सीएचओ के 2850 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है। 28 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला। योग्यता क्या मांगी इसमें, सीएचओ के इन पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना अनिवार्य है। 21 से 40 साल तक के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhmmp.gov.in, इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की क्या आपके राज्य में भी स्कूलें कॉलेज वगैरह ये सब कुछ खुल चुके हैं या नहीं। ये 7 वा 9 मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली में कितने सब्सक्राइबर्स भाई लोग मेंबर्स जो हैं उनके राज्य में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। कमेंट में बताएगा जरूर, है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।